नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 विषय विज्ञान में आपका स्वागत है। अध्याय नंबर 3 परमाणु एवं अणु के आज की कड़ी में हम अणु सूत्र अर्थात रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं उनके बारे में एक चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पूर्व वीडियो में आपने रसायन विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत बहुत ध्यानपूर्वक आपने देखे, ऐसा आशा करता हूँ मैं। आज का जो टॉपिक है वो कक्षा 9, 10, 11, 12 अर्थात केमिस्ट्री सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए एक आधारभूत टॉपिक है जिसको आप बेहद ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। टॉपिक थोड़ा लंबा रहेगा, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सिखाने का प्रयास करेंगे ताकि आप उन चीज़ों को सीख पाएँ, क्योंकि ये जो बेसिक कंसेप्ट है इनको सीखना बेहद आवश्यक है। तो लीजिए बात करते हैं। सबसे पहले अणु सूत्र और रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, इसको समझाने से पूर्व एक फार्मूला मैं आपको लिख के बताता हूं ताकि चीज़ को आप समझे। देखिए, मैंने एक फार्मूला लिखा है NaCl, एक फार्मूला मैंने लिखा है CuSO4, एक फार्मूला मैंने लिखा है C6H12O6। इस प्रकार से ये जो फार्मूले लिखे जाते हैं, इन सूत्रों को लिखने का तरीका क्या है, विधि क्या है। अगर इन सूत्रों को लिखने का विधि आपको समझ में आती है तो फिर इन यौगिकों से आप रासायनिक अभिक्रियाएं, आयनिक अभिक्रियाएं आसानी से सीख पाएंगे। तो लीजिए आज इसी पर हम बात करते हैं, अणु सूत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले अणु सूत्र की परिभाषा होती है, उस पर हम बात करेंगे। अणु सूत्र क्या होता है? तत्वों के प्रतीकों का वह संयोजन जो किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करते हैं, अणु सूत्र कहलाता है। तो ये इसकी मूल परिभाषा है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। सबसे पहले आइए अणु सूत्र के प्रकारों के बारे में बात करते हैं और इन्हीं स्टेप को आधार मानते हुए हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले सरल यौगिकों के अणु सूत्र। देखिए, सरलतम द्विअंगी अकार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र उनके संगठन तत्वों के प्रतीक, उनकी संयोजकता से ज्ञात किए जाते हैं। अब इस टॉपिक को आधार मानते हुए इन सब पर हम यहाँ पर एग्जाम्पल से सब चीज़ों को आपको बताएंगे। देखिए, मुख्य बिंदु क्या रहेंगे अध्ययन की, उसके ऊपर एक थोड़ा सा बिंदु अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए मुख्य बिंदु क्या क्या रहेंगे। आयन शब्द आएगा, एक आयन, उनके बारे में एक चर्चा होगी। उसके बाद मूलक, ये मूलक शब्द है वो इसी से रिलेटेड है, इसलिए दूसरे शब्द मूलक शब्द पे बात करेंगे। मूलक कितने प्रकार के होते हैं, जैसे एक सरल मूलक है, संयुक्त मूलक है। फिर इनमें भी कौन कौन से मूलक और हो सकते हैं, क्षारीय मूलक, अम्लीय मूलक, और फिर इनके टाइप, इन सब को हम चर्चा करेंगे। इसलिए सबसे पहले किसी भी तत्व का अणु सूत्र लिखने के लिए क्या क्या मूल चीजें आपको चाहिए उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जिस तत्व का आपको अणु सूत्र लिखना है उस तत्व का प्रतीक आपको आना चाहिए। प्रतीक की चर्चा मैं पहले वीडियो में आपको कर ही चुका हूं। तो सबसे पहले तत्व का प्रतीक आपको आना चाहिए, फिर उस प्रतीक को, उस तत्व के एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, अर्थात परमाणु क्रमांक क्या है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और परमाणु क्रमांक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना मैंने आपको पूर्व वीडियो में बता दिया था। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उसका संगठनात्मक रूप, यानी उसको ग्रुप में कैसे लिखा जाता है, उस ग्रुप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन का मतलब है उसके सबसे अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की जानकारी होनी चाहिए। फिर तत्व की प्रकृति आपको पता होनी चाहिए कि वो धात्विक है या अधात्विक है। इन सब चीजों की अगर आपको जानकारी होती है तो फिर आप एक शब्द है जिसको अपन बोलते हैं संयोजकता, वो आप सीख पाएंगे। देखिए, किसी भी रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए उसकी संयोजकता का ज्ञान होना आवश्यक है। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, यहीं से स्टार्ट होगा। और फिर जो मैंने इस बोर्ड पे जो चीजें मैंने यहाँ लिखी है इनके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। तो लीजिए, सबसे पहले संयोजकता कैसे निकालते हैं एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ सोडियम से सीधा, क्योंकि अब जो एग्जाम्पल अणु सूत्र लिखने का जो तरीका बता रहा हूँ उसके लिए मैं एग्जाम्पल सीधा सोडियम का ले रहा हूँ। देखिए, सोडियम है वो Na से लिखा जाता है और इसका जो नंबर होता है वो होता है 11।
और इसका पूर्व वीडियो में मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको सिखा ही चुका हूं, तो उसको लिखेंगे। देखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब इसके ग्रुप के आप टुकड़े लिखेंगे कि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं। तो देखिए पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे सेल में मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसको संयोजी कोष का मतलब क्या है, सबसे अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 1 नंबर है। अब इस तत्व की आपको प्रकृति पता होनी चाहिए। प्रकृति आपको पता है, धातु, अधातु, उपधातु, ये सब मैंने आपको पूर्व वीडियो में बता दिया था। तो हम जानते हैं सोडियम एक धातु होती है। धातु की प्रवृत्ति क्या होती है कि वह अपने बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है। तो यहाँ पर जो धातु है वो अपने बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगी। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो जो आवेश उत्पन्न होता है बच्चों, वो प्लस में लिखा जाता है। अब जितने भी संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन हैं वो हटा लिए जाएंगे, उतने ही प्लस के नंबर लिख दिए जाएंगे। तो सोडियम का नंबर है वो प्लस होता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते ही वो आयनिक फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर एक शब्द है कि भी संयोजकता निकालने के सिद्धांत क्या है, और उस सिद्धांत को हम बोलते हैं बच्चों अष्टक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? अष्टक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत का मतलब होता है कि जब भी कोई तत्व रासायनिक बंध के बारे में मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया था, सहसंयोजक बंध, दूसरा है आयनिक बंध, और तीसरा था अपना उप सहसंयोजक बंध। इन बंधों की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए कोई भी अणु बनते हैं उनमें सहसंयोजक बंध हो सकता है, आयनिक बंध हो सकता है, उप सहसंयोजक बंध हो सकता है। जिन तत्वों में देखो सहसंयोजक बंध कौन सी परिस्थिति में होगा, जब 2 तत्व, मान लीजिए ए और बी कोई तत्व है, ए और बी, अगर इन दोनों तत्वों की प्रवृत्ति अगर अधातु है, अर्थात ये दोनों ही गैसीय फॉर्म में, तो फिर वो सहसंयोजक बंध बनाएंगे। अगर कोई तत्व धातु है, ये मान लीजिए P है, ये और ये Q से रिएक्शन करता है, तो यदि ये तत्व और ये तत्व इनमें P धातु है, दूसरा Q अधातु है, इस दौरान जब ये आपस में जुड़ेंगे तो इनके बीच में आयनिक बंध बनेगा। और इसी प्रकार उप सहसंयोजक बंध है, किसी भी यौगिक के अंदर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने के दौरान जो बंध बढ़ेगा, जिसको अपन तीर के निशान से भी प्रदर्शित करते हैं, उस प्रकार का बंध बढ़ेगा। तो अष्टक सिद्धांत इसमें लागू होगा। अष्टक का मतलब होता है बच्चों 8 इलेक्ट्रॉनों का होना। देखो इसको अब इसको क्लियर कैसे करते हैं। अष्टक सिद्धांत का मतलब है कि कुछ तत्व इलेक्ट्रॉनों को साझा करके 8 इलेक्ट्रॉन अपने संयोजी कोष में रखें, या फिर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के दौरान अष्टक यानी 8 इलेक्ट्रॉन स्थिर कर देते हैं, तो उनके बीच में जो बंध बनता है वो स्थिर बंध बन जाता है। सबसे पहले बात करें कि अपन सहसंयोजक बंध अष्टक बंध के अनुसार कैसे बनता है। जैसे कि मैं बात करता हूं CH4 की, ये मीथेन का एक अणु है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, लेकिन इसके बनने की प्रवृत्ति है उसके बारे में ध्यान करेंगे। इस प्रवृत्ति का नाम है बच्चों साझा सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? साझा सिद्धांत, अर्थात शेयरिंग, पार्टनरशिप। देखिए कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1s2 2s2 2p4। इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और बाद वाले कोष में कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये हाइड्रोजन इस कार्बन के नजदीक आएगा तो अपने जो एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के 4 परमाणु, अगर कार्बन के 1 परमाणु से अपने इलेक्ट्रॉन साझा करें, साझा का मतलब है पार्टनरशिप करना, तो देखिए इनके सभी इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन साझा करें, चारों प्रकार के हाइड्रोजन के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ साझा करें, तो इस घेरे के अंदर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 8। क्यों हो गई 8? क्योंकि 4 तो
कार्बन के थे, बाकी एक एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन द्वारा शेयरिंग किए जाते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है और ये सूत्र बना देता है बच्चों CH4, जिसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं C सिंगल बॉन्ड H H H और H। और ये जो अणुसूत्र बना है, ये अणुसूत्र है वो सहसंयोजक बंध के कारण से बना है। और सहसंयोजक बंध कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉनों के मध्य में साझा होती है। तो ये पहला सिद्धांत मैंने आपको बताया था, सहसंयोजक बंध को प्रयोग करते हुए, अष्टक सिद्धांत का पालन करते हुए अणुसूत्र बनाना। इसको अपन अष्टक सिद्धांत के आधार पर बनाया है, जिसको बोलते हैं CH4, जिसको अपन बोलते हैं मीथेन। अब बात आती है अष्टक सिद्धांत को अपन आयनिक यौगिक बनाने में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरा जो एग्जांपल आ रहा है उसमें आयनिक बंध का प्रयोग होगा। देखो वो क्या है, शर्त क्या है कि कोई भी धातु तत्व होना चाहिए और दूसरा अधातु तत्व होना चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध जब के बारे में आप अंतर कैसे करोगे कि सहसंयोजक बंध के लिए तो दोनों परमाणु जिसके आप रिएक्शन करवा रहे हो A और B जैसे आपने करवाई, उनमें दोनों ही तत्व अधातु हों तो वो सहसंयोजक बंध बनाएगा। लेकिन आयनिक बंध की बात करेंगे जिसमें कोई एक तत्व धातु होगा और दूसरा तत्व अधातु होगा और उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान चलेगा। आदान प्रदान चलने के कारण से वो अपनी आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं और इस दौरान जो बंध बनेगा वो आयनिक बंध बनेगा। इस प्रकार के यौगिक है वो आयनिक यौगिक कहलाएंगे और ये भी अष्टक सिद्धांत का पालन करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके इस सिद्धांत की पुष्टि करता हूं कि अष्टक सिद्धांत का आयनिक बंध से क्या संबंध है। तो देखिए फिर से आ जाइए, सोडियम के बारे में बात करते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। ये क्लोरीन के साथ जुड़कर NaCl कैसे बनाता है? क्लोरीन का नंबर होता है 17 और इसके टुकड़े हो जाएंगे 2 8 7। अब देखिए ये सोडियम धात्विक प्रवृत्ति का होता है, क्लोरीन है ये गैसीय प्रवृत्ति की है, अर्थात सोडियम धातु के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा, यौगिक बनेगा वो NaCl बनेगा। बनने की प्रवृत्ति क्या है? वही अष्टक सिद्धांत का पालन होगा कि जब कोई धात्विक तत्व किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। त्यागने के दौरान उससे ठीक पहले वाली कक्षा में अष्टक स्थिर रहना चाहिए। अष्टक स्थिर रहने के कारण से फिर ये अपने बाह्यतम कोश से अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन अधातु की संयोजी कोश में अगर अष्टक बढ़ाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है वो उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। देखिए इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन इस अपने संयोजी कोश में ऐड कर लेगा और ये 7 से कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। देखिए इसके हटने के कारण से यहाँ 8 रह गए, इसके जुड़ने के कारण से यहाँ भी 8 हो गए। तो देखिए धातु और अधातु दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण से इनके बीच में एक बंध का निर्माण कर लेता है और ये जो बंध है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान करने के कारण से ये जो बंध बना है इसी बंध को अपन बच्चों बोलते हैं आयनिक बंध। इन्हीं दो सिद्धांतों से अणुसूत्र लिखे जाते हैं। लेकिन हम ज्यादातर जो अणुसूत्र का उपयोग यहाँ करने वाले हैं 9th में वो आयनिक बंध के आधार पे करेंगे। किसके बंध के आधार पे करेंगे? आयनिक, अर्थात ज्यादातर सूत्र आयनिक यौगिकों के बनाएंगे और आयनिक यौगिकों में मैंने आपको बता दिया कि धातु और अधातु के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो आज के वीडियो में हमने प्रारंभ कर दिया संयोजकता कैसे निकाली जाती है और अष्टक सिद्धांत क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे तत्वों की संयोजकताएं लिखना और उसको कैसे याद रख सकते हैं उनके बारे में चर्चा होगी। तब तक के लिए